दोस्तों, क्लाइमेट चेंज कितना भयानक रूप ले सकता है ये तो शायद आपने किसी न किसी आर्टिकल में ज़रूर पढ़ा होगा या फिर आपने पहले भी न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा। आइस एज ऐसी एक टाइम पीरियड को कहा जाता है जिसमें अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर पूरी तरह बर्फ से जम जाता है। लेकिन ये कितना डेंजरस हो सकता है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं और आपको क्या लगता है कि जो पहले आइस एजेस हुए हैं उन सबको लोगों ने कैसे सरवाइव किया होगा? तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। आइस एज एक्चुअली एक लंबे टाइम पीरियड को कहा जाता है जहां पर अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ग्रेजुअली कम होता जाता है, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स और आइस शीट्स होते हैं यानी कि बर्फ के वो बड़े बड़े टुकड़े जो करीब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले होते हैं वो सभी साइज में और एक्सपांड होता जाता है। अर्थ का क्लाइमेट मेनली दो कंडीशंस पर फ्लक्चुएट करता रहता है। पहला तो है आइस एज और दूसरा है ग्रीन हाउस पीरियड। आइस एज की बात तो हम इस वीडियो में कर ही रहे हैं, लेकिन जो ग्रीन हाउस पीरियड होता है उसे एक ऐसा टाइम पीरियड माना जाता है जहां पर पृथ्वी में कोई भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद नहीं होते हैं और तो और जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल होता है एटमॉस्फेयर में वो भी बढ़ा हुआ रहता है। जो सी वाटर के सरफेस का टेम्परेचर होता है वो करीब 28 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अगर हम डेटा को देखें तो पृथ्वी अपने जन्म से लेकर अभी तक 85% समय इसी ग्रीन हाउस पीरियड में रहा है। आइस एज और ग्रीन हाउस पीरियड ये दोनों ही स्टेट्स मिलियन सालों तक रहते हैं। आइस एज की बात करें तो हर आइस एज के बीच में हजारों सालों का एक टाइम पीरियड होता है जहां पर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और जो ग्लेशियर्स की संख्या होती है वो भी बढ़ जाता है और इसी टाइम पीरियड को ग्लेशियल पीरियड कहा जाता है। जो लास्ट ग्लेशियल पीरियड था वो करीब 15,000 साल पहले खत्म हुआ था। यही दूसरी तरफ हर ग्लेशियल पीरियड के बीच में भी हजारों सालों का एक और टाइम पीरियड होता है जिसको इंटरग्लेशियल पीरियड कहा जाता है और इस पीरियड के दौरान जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब टेम्परेचर गर्म होने लगता है। अभी पृथ्वी फिलहाल इसी इंटरग्लेशियल पीरियड में है जिसको होलोसीन कहा जाता है और इसकी शुरुआत आज से करीब 11,650 साल पहले हुआ था। अभी के समय में पृथ्वी के ओशंस और एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होने के कारण जो नेक्स्ट ग्लेशियल पीरियड है वो करीब 1 लाख साल से 5 लाख साल बाद शुरू होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जो नेक्स्ट ग्लेशियल पीरियड है वो आने वाले 50,000 सालों के अंदर ही शुरू हो जाता। अब यहीं पर एक सवाल और आता है कि आइस एजेस के होने के क्या क्या एविडेंसेस है, मतलब हमें ये कैसे पता चल सकता है कि आइस एज सच में हुआ था और आगे जाके भी ये सच में होने वाला है। तो देखिए, इसके मेनली 3 तरह के एविडेंसेस होते हैं जिसमें से पहला एविडेंस है जियोलॉजिकल एविडेंस। अब जियोलॉजिकल एविडेंस के अंदर भी कई सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे पत्थर पर बने मार्क्स और स्क्रैचेस को स्टडी करना, ग्लेशियर्स के मूवमेंट के कारण जो मटेरियल एक्यूमुलेट होते हैं उनको स्टडी करके पता लगाना, या फिर बर्फ के कारण जो हिल शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको ड्रमलिंग्स कहा जाता है, ये भी एक तरह से आइस एज के होने का एविडेंस है। लेकिन यहीं पर एक और मुश्किल ये आता है कि जो पहले आइस एजेस हुए हैं वो अपने से पहले हुए सभी आइस एजेस के एविडेंसेस को मिटा देता है। इसीलिए ये बताना और भी मुश्किल हो जाता है कि ये आइस एजेस एग्जैक्टली कौन सी टाइम पीरियड में हुआ था। पहले के कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो ग्लेशियल पीरियड्स होते हैं वो इंटरग्लेशियल पीरियड्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन फर्दर स्टडीज में ये पता चला कि जो ग्लेशियल पीरियड्स होते हैं वो एक्चुअली थोड़ा लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है और जो इंटरग्लेशियल पीरियड्स होते हैं वो थोड़ा कम टाइम पीरियड के लिए होता है। दूसरा होता है केमिकल एविडेंस। एक्चुअली जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के इकट्ठा होने के बाद बनता है उसमें कई सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं। अब इन फॉसिल्स में मौजूद आइसोटॉप्स के रेशियो को स्टडी करके आइस एज के एग्जैक्ट टाइम पीरियड का पता लगाया जा सकता है। अब आइसोटॉप्स की बात करें तो आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग न्यूक्लियर स्पीसीज होती है जिसकी एटॉमिक नंबर एक जैसी होती है और वो सभी पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पर आते हैं, लेकिन इनकी मास नंबर अलग अलग होती है। अब जो रिसेंट ग्लेशियल पीरियड्स होते हैं उनके एविडेंसेस के लिए आइस कोर का स्टडी किया जाता है, मतलब एक बड़े से ग्लेशियर के टुकड़े को ड्रिल करके उसके अंदर के हिस्से को सिलिंड्रिकल शेप में बाहर निकाला जाता है। ऐसे ड्रिल करने पर कभी कभी 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई तक पहुंचा जा सकता है और जो आइस की लोअर लेयर होती है वो अपर लेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा पुराना होता है। ऐसे लोअर लेयर कभी कभी 80,000 साल पुराना भी हो सकता है।
आखिरी और तीसरा एविडेंस होता है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें फॉसिल्स के अलग अलग ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाता है। मतलब ग्लेशियल पीरियड के समय जो ऑर्गेनिजम्स ठंड में अपने आप को एडेप्ट कर पाए वो सभी ऑर्गेनिजम्स लोअर लैटिट्यूड रीजन में स्प्रेड हो गए, और जो ऑर्गेनिजम्स उस ठंड में सरवाइव नहीं कर पाए वो सभी ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए। बाद में इन्हीं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स को स्टडी करके आइस एज से अफेक्टेड जगहों का पता लगाया जाता है। अगर हम पृथ्वी के इतिहास को देखें तो हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी पर 5 मेजर आइस एजेस हुए हैं। यूरेनियन आइस एज, साइरोजेनियन आइस एज, एंडियन सहारन आइस एज, पेलियोजोइक आइस एज और क्वाटरनरी आइस एज। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि पृथ्वी इन आइस एजेस को छोड़कर ज्यादातर समय ग्रीन हाउस पीरियड में ही रही है। इनमें से जो सबसे सीवियर आइस एज था वो था साइरोजेनियन आइस एज, जिसने ऑलमोस्ट पूरे अर्थ को एक स्नोबॉल अर्थ में बदल दिया था, जिसमें ग्लेशियल आइस इक्वेटर तक पहुंच चुकी थी। कहा जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हुए थे उनके कारण इस आइस एज का अंत हुआ था। आइस एज के ऊपर कई सारी स्टडीज की गई है, लेकिन इसका कारण क्या है ये बताना मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनको आइस एज के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। इनमें से पहला फैक्टर है पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ये कहती है कि अर्थ के कॉन्टिनेंट्स समय के चलते एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, और इसके कारण इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक गर्म पानी की जो फ्लो है वो कम होता जाता है, जिसके कारण बर्फ तेजी से जमा होता जाता है। बहुत ज़्यादा बर्फ जमा होने के कारण अर्थ सरफेस सूरज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसके कारण अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और इसके कारण बर्फ और तेजी से जमा होने लगता है। इसी कंटिन्यूस प्रोसेस के कारण आइस एज जैसे पीरियड की शुरुआत होती है। दूसरा रीजन है ओशन करेंट्स में होने वाले फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर को वार्म या फिर कूल करने में ओशन करेंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आज से करीब 3 मिलियन साल पहले इस्थमस ऑफ पैनामा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लिंक करने वाले कैरिबियन सी के बीच एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो बंद हो गया था, जिसके कारण ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच जो पानी का एक्सचेंज होता है वो भी बंद हो गया था, और यही नॉर्थ अमेरिका में ग्लेशिएशन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जो पिछला ग्लेशिएशन था उस टाइम पीरियड में समंदर के वाटर लेवल 20 से 30 मीटर के बीच फ्लक्चुएट हुआ था। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन को भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, जिसके कारण पहले हुए आइस एजेस खत्म हुए थे। एक समय हुआ करता था जिसमें वॉल्केनोज और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में हुए मूवमेंट के कारण एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया था, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण एक बार फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया था और बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगा और समय के चलते आइस एज खत्म होने लगा। अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या उस समय ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे, और अगर वो एग्जिस्ट करते थे तो उन्होंने इस आइस एज को कैसे सरवाइव किया होगा। साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि वो लोग जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें 12,000 साल पहले ह्यूमंस के होने का एविडेंस मिला। अभी की जो इंटरग्लेशियल पीरियड है वो आज से करीब 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और जो ह्यूमंस के ओरिजिन का एविडेंस है वो सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। जब बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगे और पृथ्वी इस इंटरग्लेशियल पीरियड में पहुंची, तब ज़्यादातर ह्यूमंस साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करने लगे, और अभी जो आपको जानवर दिखाई देते हैं जैसे फॉक्स, स्क्विरल्स, वुल्फ, डियर, वो सभी जानवर उस समय भी एग्जिस्ट करते थे, और जो जानवर अभी एक्सटिंक्ट हो गए जैसे मैमल्स और साइबर टूथेड टाइगर, वो सब भी उस समय एग्जिस्ट करते थे। अगर बात करें पेड़ पौधों की तो व्हाइट स्प्रूस, जूनिपर और बेल्सम फर जैसे पौधे उस समय हुआ करते थे। मौसम में हुए परिवर्तन और इतनी ज़्यादा ठंड, जाहिर सी बात है कि ये सभी इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि उस वक्त आज के समय के कंपैरिजन में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वो लोग ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन से अपने आप को बचा सके। यहाँ तक कि लोग तो उस समय उतना सिविलाइज भी नहीं थे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उन इंसानों, जानवरों और बाकी पेड़ पौधों ने कैसे उन कंडीशंस में अपने आप को बचाया होगा?
स्टडीज के अकॉर्डिंग इंसानों में हुए इवोल्यूशन जैसे समय के चलते इंसानी दिमाग साइज में बड़ा होने लगा। इंसानों ने कम्प्लीटली सीधा होकर चलना सीख लिया। इन सब के चलते इंसान इतने काबिल बन गए कि वो लोग प्लान्स बनाने लगे कि आखिर ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। वो लोग अपना खाना ढूंढने के लिए जानवरों के मूवमेंट को फॉलो करने लगे। इवोल्यूशंस के कारण इंसानों में हुए चेंजेस के चलते वो लोग उन पेड़ पौधों के बारे में भी याद रख पाते थे जो वो लोग खा सके। यहाँ तक कि वो लोग ठंड से बचने के लिए घर भी बनाने लगे। कुछ एविडेंसेस तो ये भी कहती है कि वो लोग अपने घर को मॉडिफाई करके वाटरप्रूफ भी बना सकते थे। वो लोग पत्थर को काटकर हथौड़े जैसे औजार बनाते थे ताकि वो लोग दूसरे काम को आसानी से कर पाए। कपड़ों का आविष्कार आज से करीब 45,000 साल पहले हुआ था और करीब 20,000 से 30,000 साल पहले सुई का आविष्कार हुआ था। सुई की मदद से वो लोग ठंड से बचने के लिए और भी अच्छे और गर्म कपड़े बना सकते थे। इसके बाद वो लोग एक के बाद एक नए आविष्कार करते गए जो उनको उस भयानक ठंड से बचा सके, और समय के चलते कई हजार साल बाद ठंड धीरे धीरे खत्म होने लगी। अभी तो ग्लेशियल पीरियड खत्म हो चुकी है और इंटरग्लेशियल पीरियड अभी चल रही है, लेकिन एक बार फिर से ग्लेशियल पीरियड की शुरुआत जरूर होगी, अभी नहीं तो लाखों साल बाद ही सही। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कैसी सिचुएशन होगी उस वक्त, और तब लोग कैसे सरवाइव करेंगे? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।